चलिए शुरू करते हैं। पद्माकर द्वारा रचित कविता की व्याख्या। और ए भांति कुंजन में गुंजत भीड़ भौर। और ये होता है और ही तरह के, और भीड़ होता है भीड़, और भौर होता है भंवर। और ए डौर, डौर होता है आकार, झौरन होता है गुच्छे, पे बौरन के हैं गए। चलिए इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी। और ए भांति कुंजन में गुंजत भीड़ भौर। कवि पद्माकर जी बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्षों के झुंडों में जो भंवरों की भीड़ का गुंजार है, अब वह पहले से और ही प्रकार का हो गया है। क्या कहते हैं पद्माकर जी कि जो वृक्षों के झुंडों में भंवरों की भीड़ का गुंजार अब पहले से और ही भांति का हो गया है, अर्थात अब उनमें भी अधिक मस्ती है। और ए डोर झोरन पे बौरन के है गए। और आम के वृक्षों पर अब बौरों के गुच्छों का आकार भी अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या कहते हैं कवि जी इसमें कि अब आम के वृक्षों पर बौरों के गुच्छों का आकार भी अब पहले जैसा नहीं रहा, अर्थात अब वे गुच्छे और अधिक सुगंधित और बड़े हो गए हैं। कहे पद्माकर सु और ए भांति गलियानी छलिया छबीले छैल और एक छवि छबे गए। और छबीले होता है सुंदर, और छबे गए जो होता है छा जाना। और ये भांति बिहग, बिहग होता है पक्षी, समाज में आवाज होती। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि अब तो गलियां भी और ही तरह की हो गई है। सु और ए भांति गलियानी, इसका मतलब हुआ कि कवि पद्माकर जी कहते हैं कि अब तो गलियां भी और ही भांति हो गई है। छलिया छबीले छैल और ए छवि छबे गए। और उन गलियों में घूमने वाले सुंदर छलिया नायक भी अब पहले की तरह नहीं रहे, वह भी और ही भांति के हो गए हैं। और ए भांति बिहक समाज में आवाज होती। और कवि जी कहते हैं कि पक्षियों के समाज होते हैं समूह, और कवि जी कहते हैं कि पक्षियों के समूह में इस बसंत में और ही भांति की आवाज हो गई है, अर्थात पक्षी भी अब भिन्न भिन्न आवाजें बसंत के आने पर निकालते हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दिन दुए गए। और दुए होता है दो, ऋतुराज होता है बसंत। कवि जी कहते हैं कि ऐसे जो है बसंत को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि यह सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ए रस और ए रीति और ए राग और ए रंग। और कवि कहता है कि वनस्पति में जो रस है वो भी और ही प्रकार का हो गया है, रीति और राग तथा रंग भी और ही भांति के हो गए हैं, अर्थात वनस्पति में भी अब पूरी तरह से परिवर्तन बसंत के आने पर हो चुका है। और ए तन और ए मन और ए बन है गए। और ही प्रकार के तन होता है शरीर, और ही भांति के मन और बन भी और ही भांति के हो गए हैं, अर्थात बसंत के आने पर तन में शारीरिक स्फूर्ति और मन में जो है उत्साह भर गया है। इसी प्रकार से बन भी और ही भांति के हो गए हैं। तो चलिए ये था पहला पद्यांश। तो इसकी जो है विशेष मैं आपको बता देती हूँ जो महत्वपूर्ण लाइंस हैं। इसमें जो है कवि ने अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। और दूसरा रहेगा जैसे कि इसमें जो है बसंत के बारे में कवि ने बताया, तो दूसरी लाइन आप लिखेंगे कि इसमें जो है इसमें कवि ने बसंत का सुंदर चित्रण किया है।
और यह जो पूरा पद है यह गे पद है। कवि ने, लास्ट लिखेंगे, कवि ने कोमल शब्दावली का प्रयोग किया है और कवि की भाषा ब्रज भाषा है जो कि आम बोलचाल की भाषा है। तो चलिए दूसरा पद्यांश। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं। कुल होता है वंश, गाउन होता है गांव, भागत होता है कहना और भनई होता है वर्णन करना। ये जो है ब्रज भाषा है, तो इसके ये जो कठिन शब्द हैं वो आपने याद कर लेने हैं। इसमें कवि कहता है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाँव में, कि गोकुल में, गलियों में, ग्वालों में, गांव में जहाँ तक भी लोग हैं वे सब के सब होली के अवसर पर कुछ ना कुछ करते हैं। फिर से बता देती हूँ इसकी। गोकुल के कुल कि गोकुल में, गलियों में, ग्वालों में, गांव में जहाँ तक भी सारे लोग हैं वो होली के अवसर पर कुछ ना कुछ करते हैं। अब इस बार वे क्या करेंगे यह कहना कठिन है। यह है इन दो लाइनों की व्याख्या। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण, गुण अवगुण हुआ गुण अवगुण गने नहीं। पद्माकर कवि जी कहते हैं कि एक ग्वालिन कहती है कि पड़ोस में, पिछवाड़े में, और द्वारन होता है सामने का दरवाज़ा, और सामने के दरवाजे पर सभी लोग होली की मस्ती में डूबे हुए हैं और कोई भी किसी के गुण अवगुण को नहीं गिनता। अर्थात सभी लोग होली की मस्ती में डूबे हैं, अतः उनके पास किसी दूसरे के गुण या अवगुण को गिनने के लिए समय नहीं है। तोलो चलित चतुर सहेली, याही को कहूँ, निके, निके होता है अच्छी तरह से, के निचोड़े, निचोड़े होता है निचोड़ना, ताही करत मने नाही। तो लो चलित चतुर, अब यहाँ से रहेगा इसकी व्याख्या। तभी एक चतुर सखी अपने रंग से भीगे हुए वस्त्र पहने हुए थी। अब होली का जो है त्यौहार था, तो सभी एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे। तो लो चलित चतुर सहेली, तो कवि कहता है कि एक चतुर सहेली अपने रंग से भीगे हुए वस्त्र पहने हुई थी। इतने में जो दूसरी चतुर सखी होती है वो उसके पास आती है और कहती है, क्या कहती है, निके के निचोड़े, तुम अपने गीले वस्त्रों को क्यों नहीं निचोड़ रही। यही को कहूँ, इस प्रकार जो है वह आकर कहती है कि तुम यह अपने गीले कर वस्त्रों को क्यों नहीं निचोड़ती हो। करत मन नाही, तो इस पर जो है वह जवाब देती है कि मैं तो श्याम रंग में डूब चुकी हूँ, इसीलिए जो है मैं अपने इन गीले वस्त्रों को नहीं निचोड़ना चाहती। हो तो श्याम रंग में चुराए चित चोरा चोरी, क्योंकि जो है श्याम के रंग में पूरी तरह से डूबे होने के कारण श्याम ने मेरे हृदय को पूरी तरह से चुरा लिया है और मुझे उन्होंने अपने रंग में रंग लिया हुआ है। हो तो श्याम रंग में चुराए चित चोरा चोरी, कि श्याम ने चोरा चोरी से मेरे दिल को चुरा लिया है और मुझे अपने ही रंग में रंग दिया है, इसीलिए जो है मैं अपने इन गीले वस्त्रों को नहीं बदलना चाहती हूँ। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने, और अब मुझसे यह रंग जो है छुड़ाए से भी नहीं छूटेगा और मैं इस रंग को निचोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये थी दूसरी पद की व्याख्या। तो इसका विशेष कुछ इस प्रकार से रहेगा। नंबर 1 लिखेंगे आप कि गोपी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति कवि ने इस पद्यांश में की है। दूसरा लिखेंगे
कि गोपी जो है कृष्ण द्वारा डाले गए रंग को अपने वस्त्रों में लगा होने के कारण भी उन वस्त्रों को उतारना नहीं चाहती है। नंबर 3 लिखेंगे आप, इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग कवि द्वारा किया गया है। और उसके बाद लिखेंगे आप लास्ट कि इसमें कवि ने होली खेलते हुए लोगों का और श्याम का तथा गोपियों का सुंदर वर्णन किया है। यह लास्ट पद्यांश तीसरा पद जो कवि पद्माकर का है। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, कुंजन होता है समूह, मंजुल मलारन को गावनो लागत है, गुंजन होता है गुंजार। कवि पद्माकर जी इसमें वर्षा ऋतु में झूला झूलने के आनंद को वर्णित करते हैं और एक सखी जो दूसरी सखी से कहती है वह इसमें बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, कवि कहते हैं कि वनों में वृक्षों के झुंडों में घूमते हुए गुंजार करते हुए भंवरों की गुंजार ऐसी लगती है कि मानो सुंदर मल्हार राग गाया जा रहा हो। पुनः बता देती हूँ। वनों में वृक्षों के झुंडों में घूमते हुए गुंजार करते हुए भंवरों की गुंजार ऐसी लगती है मानो कि किसी के द्वारा सुंदर मल्हार राग गाया जा रहा हो। कहे पद्माकर गुमानहूँ ते मानहूँ ते, कवि पद्माकर जी कहते हैं कि यह राग कैसा है। गुमानहूँ गर्भ से भरा है और मानहूँ मान से भरा हुआ, प्राणहूँ ते प्यारा, यहाँ तक कि यह प्राणों से भी अधिक मन भावन होता है, मन को भाने वाला। कवि कहते हैं कि यह राग जो है गर्भ से, मान से और यहाँ तक कि प्राणों से भी अधिक प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन, और मोरन होता है मोर। और कवि कहते हैं कि मोरों का शोर जो है वो चारों ओर आ रहा है, चारों ओर से आ रहा है, अर्थात जो मोरों की आवाज़ है वो चारों ओर से गूंज रही है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लागत है, और ऐसे में झुंड के झुंड झूलों पर पड़ा होना बहुत ही शोभा देता है, अर्थात ऐसे में झुंड के झुंड झूलों पर झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। नहीं सरसावन, सरसावन होता है फैलना, में मेहे बरसावन में, सावन में झूली वो सुहावन लगता है। और जैसे कि मैंने इसमें बताया कि यह जो है सावन का महीना है और वर्षा पड़ रही है, और ऐसे मौसम में जब प्रेम विकसित हो रहा हो और बारिश पड़ रही हो और सावन का महीना हो, तब झूलों पर झूलना सचमुच अच्छा लगता है। नहीं होता है प्रेम, सरसावन होता है फैलना या विकसित होना। कवि जी कहते हैं कि जब प्रेम विकसित हो रहा हो और वर्षा पड़ रही हो, सावन का झूला, सावन का महीना हो और सावन महीने में झूलों का पड़ना हो और झूलों पर झूलना ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लगता है। तो ये था तीसरे पद की व्याख्या। इसका विशेष बहुत ही सरल रहेगा। इसमें कवि ने सावन मास में झूला झूलने के बारे में बताया है। और दूसरा रहेगा, कवि ने बहुत ही सरस और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया है। कवि की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। और नंबर 3 आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि द्वारा किया है। और जो लास्ट लिखेंगे आप, इसमें इस पद में सावन मास में वर्षा का मनोहर चित्रण कवि द्वारा किया गया है। तो ये थे कवि पद्माकर द्वारा रचित पद। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी इस पद की जो क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है उनके उत्तर। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए और कमेंट के द्वारा प्लीज़ आप मुझे सजेशन देते रहें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, समझ आई,
इसके बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।